हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रेड फॉक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 10th क्लास के सिलेबस से एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में से एसिड्स के बारे में। उसमें हमने एसिड्स क्या होते हैं ये पढ़ा था, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कोई भी चीज एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, इस बारे में पता करने के लिए हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर्स हमने दो तरीके के पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़े थे एक नॉर्मल डाइज वाले इंडिकेटर जो कलर चेंज करके अपने आपको बताते हैं कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, कौन सी चीज आपकी सॉल्ट है। और दूसरा हमने पढ़े थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि कौन सी चीज एसिड बेस या सॉल्ट होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इससे आगे की बात करने वाले हैं, इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि एसिड किस बेसिस पे वेरीफाई किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू कि वो एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। तो सबसे पहले जो पता लगाने का तरीका है केमिकल रिएक्शन के थ्रू कि कोई भी चीज एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था अरेनियस ने। इसीलिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरेनियस एसिड्स कॉन्सेप्ट्स, अरेनियस एसिड्स कॉन्सेप्ट्स। ओके, सबसे इजी और सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे ये पता लगाया गया था कि कौन सी चीजें एसिड होती हैं। ठीक है, जब कभी भी आप एसिड को डिसोशिएट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, जैसे मान लीजिए ये HCl है, आपने इसे वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट किया, तोड़ा या आयनाइज किया, तो ये ब्रेक होगा आपका Cl- में और H+ में। इसी तरीके से कोई और ले लें आप, H2SO4 ले लें, इसको आप वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट करेंगे तो ये ब्रेक होगा आपका SO4 2- में और 2H+ में। पहले पॉजिटिव लिखते हैं, बाद में नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि मेरा मेन कंपोनेंट क्या है यहां पर H+ है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करूं इसी तरीके से, तो मेरे पास है H2PO3, इसको भी हमने डिसोशिएट किया और ये बनाएगा हमारा क्या, ये PO3 2- और साथ में क्या देगा 2H+। ये सारी चीज डिसोशिएट होके किसमें डिसॉल्व हो गई, पानी में, इसीलिए इन सब की कंडीशन को हम क्या लिख रहे हैं, एक्वस। तो जब कभी भी आप किसी भी एसिड को आयनाइज करते हैं, अमूमन आयनाइज वाटर की प्रेजेंस में किया जाता है, आयनाइज करते हैं, तो आयनाइज करने के बाद वो देता है आपको H+। यही आपका अरहेनियस कॉन्सेप्ट है। तो अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अरहेनियस कॉन्सेप्ट कहता है those chemical substances which gives H+ ion on dissociation in water are called acids। ये देता है हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन, सॉरी एसिड्स के बारे में पहला कॉन्सेप्ट कि जो भी चीज डिसोशिएट होके, जो भी केमिकल सब्सटेंस डिसोशिएट होके H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था अरेनियस का जो उन्होंने एसिड के लिए दिया था कि कोई भी चीज अगर आपकी टूट रही है और टूटने के बाद वो H+ देती है तो वो किस कैटेगरी में रखी जाएगी, वो एसिड की कैटेगरी में रखी जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी ये H+ प्रोडक्शन का ध्यान में रखते हुए मैं एसिड्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देता हूं। तो अगली बात जो मैं करने वाला हूं आपसे वो करने वाला हूं टाइप्स ऑफ एसिड्स की। ओके, तो अगली बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ एसिड्स की। तो मैंने पहले ही कहा कि कौन सा एसिड, जो भी चीज H+ देती है वो क्या कहलाती है, हमारी एसिड कहलाती है। तो अब वही डिसोसिएशन यानी आयनाइजेशन होने के बाद कितना H+ दे रही है या कितना टूट रही है, इसी बेसिस पे हम एसिड्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं। पहले हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरे हैं हमारे वीक एसिड्स। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर देखता हूं मेरे पास है H2SO4, इसको जैसे ही मैं पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट करूंगा, तोड़ूंगा, आयनाइज करूंगा, यानी आयन में लेके जाऊंगा, दोनों की बात नहीं, डिसोसिएशन आयनाइजेशन दोनों की बात नहीं, तो फिर ये प्रोड्यूस करेगा 2 H+ आयन और एक SO4 2- यानी सल्फेट का आयन। तो दो तो हाइड्रोनियम आयन जिसे मैं H+ आयन कहता हूं और एक सल्फेट आयन जिसे मैं SO4 2- कहता हूं। SO4 2- का नाम क्या होता है, सल्फेट, और क्योंकि ये प्लस- यानी आयनिक फॉर्म में, तो हमने कह दिया सल्फेट आयन, तो ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से अगर बात देखूं तो ये है मेरे पास HCl, इसको मैंने ब्रेक किया, ये देगा मेरा H+ आयन और क्या देगा, Cl- आयन।
तो हाइड्रोनियम आइन वंस अगेन और क्लोराइड आइन। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ये HNO3, तो ये हो जाएगा मेरा क्या H+ वंस अगेन, और क्या देगा NO3 नाइट्रेट आइन। क्या दिया इसने इसमें? नाइट्रेट आइन दिया। इस तरीके से एक और ले लेते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं, तो ये क्या देगा, ये 3 H+ के देगा और क्या देगा, एक फॉस्फेट आइन देगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड टूट के देता है 2 हाइड्रोनियम आइन, एक सल्फेट आइन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टूट कर देता है 1 हाइड्रोनियम आइन, एक क्लोराइड आइन। नाइट्रिक एसिड टूट कर देता है 1 हाइड्रोनियम आइन, एक नाइट्रेट आइन। फॉस्फोरिक एसिड ब्रेक होके या आयनाइज होके देता है 3 हाइड्रोनियम आइन और एक फॉस्फेट आइन। तो सल्फ्यूरिक एसिड देता है सल्फेट आइन और फॉस्फोरिक एसिड देता है फॉस्फेट आइन। वो 2- है, ये 3- है, इतना इसमें फर्क है, बाकी नाम ऑलमोस्ट सेम से, सल्फेट फॉस्फेट। तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर इसी तरीके से मैं वीक एसिड के लिखने की बात करूं तो मैं कंपैरिजन करके आपको समझा दूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड होते क्या है। तो जरा मैं बात कर लेता हूं, मेरे पास एग्जांपल है वीक एसिड में, जैसे मान लीजिए C6H5COOH बेंजोइक एसिड, तो ये ब्रेक होगा C6H5COO माइनस में और H+ में। इसी तरीके से मेरे पास है C2H5COOH, नाम सुना होगा आपने, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। आईपीसी के हिसाब से करें तो इसका नाम होता है आपका इथेनोइक एसिड। ये ब्रेक होके देगा C2H5COO माइनस और एक हाइड्रोनियम आइन। ठीक है, इसी तरीके से बात कर ले तो ये है हमारे पास HCOOH फॉर्मिक एसिड, जिसको मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं, तो ये देगा आपका ब्रेक होके HCOO माइनस और H+ आइन। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर क्या हुआ, बेंजोइक एसिड ने प्रोड्यूस किया बेंजोएट और H+ आइन। एसिटिक एसिड ने प्रोड्यूस किया एसीटेट और हाइड्रोनियम आइन यानी H+ आइन। फॉर्मिक एसिड ने प्रोड्यूस किया फॉर्मेट, HCOO माइनस फॉर्मेट कहलाता है, याद रखिएगा से, फॉर्मेट और अगेन हाइड्रोनियम आइन। तो अब अगर मैं यहां पर बोर्ड पे नजर डालूं तो मैं सबसे आसान तरीका देखता हूं पता लगाने का कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। देखिए पहचानने का तरीका क्या है, मैं इस पे नजर रखता हूं, इस पे अगर मैं नजर रखूं तो ये H2SO4 है, और जब ये ब्रेक हुआ तो दोनों H अलग हो गए, SO4 2- अलग हो गया, यानी ये क्या हो रहा होगा, ये रहा होगा एक H+, फिर एक और H+, देखिए 2H+ है नहीं है, और साथ में क्या रहा होगा, ये SO4 2-। ठीक, इसी तरीके से यहां पर देखो, यहां एक H है, आयनाइज होके एक H अलग हो गया, एक H है, आयनाइज होके एक H अलग हो गया, 3 H है, आयनाइज होके तीनों H अलग हो गए। ये जरूर इस तरीके से रहा होगा, 3 H+ और एक फॉस्फेट आइन PO4 3-। ठीक, तो कितने थे इस कंपाउंड के अंदर H लगे हुए, 2, और टूटने के बाद दोनों अलग हो गए। कितना था, 1, टूटने के बाद अलग, कितना था, 1, टूटने के बाद अलग, कितने थे, 3, और टूटने के बाद तीनों अलग अलग हो गए। तो ऐसे एसिड्स जो आयनाइज होने के बाद या कह लूं डिसोशिएट होने के बाद सारे H+ आइन दे देते हैं, यानी सारे हाइड्रोजन को, हाइड्रोनियम आइन को यानी H को H+ फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। और सारे देना मतलब पूरी तरीके से टूट जाना, मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड होना। तो इसके लिए एक वर्ड मैं यहां यूज कर रहा हूं, कंप्लीटली आयनाइज्ड या कंप्लीटली डिसोशिएट। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। ठीक, तो जो भी एसिड्स, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस टूटने के बाद, आयनाइज होने के बाद सारे के सारे H+ रिलीज कर देते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वो सारे एसिड्स जो टूटने के बाद कुछ H+ प्रोड्यूस करते हैं, यानी पार्शियली आयनाइज होते हैं, इसको मैं बोलूंगा पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं टूटा, थोड़ा सा टूटा, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, पार्शियली आयनाइज। तो जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं उनको मैं कहता हूं वीक एसिड। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। ठीक है, जैसे 5 ये रहे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये रहा, टोटल मिला के कितने, 6, लेकिन जब ब्रेक हुआ तो सिर्फ एक ही H+ मिला। ठीक है, इसी तरीके से 5 और 1 कितने हाइड्रोजन है, 6, ब्रेक हुआ कितना मिला, सिर्फ 1।
एक और एक, दो हाइड्रोजन है, लेकिन ब्रेक हुआ तो कितना मिला, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन H+ फॉर्म में मिला। तो थे 6, मिला एक ही H+, थे 6, मिला एक ही H+, और इसी तरीके से इसमें 2 थे और मिला एक ही H+। तो ऐसे एसिड्स जो आयनाइज होने के बाद सिर्फ कुछ ही H+ आयन प्रोड्यूस करें, उनको कहते हैं वीक एसिड। तो दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड to give H+ ion are called strong acids, and those acids which are partially ionized or ionized to some smaller extent are called weak acid। यानी जो कुछ हद तक टूट पाते हैं उनको कहते हैं weak acid, और जो पूरी तरह टूट जाते हैं उनको हम कहते हैं strong acid। तो ये बहुत आसान तरीका था समझने के लिए strong acid और weak acid को। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं इसमें मैं एक्सेप्शन की। जैसे मैंने कहा कि ये जितने भी हैं, इनके पास जितने भी होंगे सारे के सारे वो आयनाइज्ड कर देंगे, लेकिन अब मैं यहां देखूं तो 2 मेरे पास ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जो आपके हैं तो पार्शियली आयनाइज्ड वाले, लेकिन वो रखे किस में गए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले में। क्यों? क्योंकि इनका कोरोसिव नेचर थोड़ा सा कम होता है। अरहेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो दिखने में लगते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, उनका जलाने, सड़ाने, गलाने वाली यानी कि कोरोसिव नेचर जो है वो कम होता है, इसीलिए उनको कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ना रख के किस में रखते हैं, वीक एसिड्स में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है भाई, H2CO3, ये ब्रेक होता है 2H+ में और CO3 2- में। तो 2 थे, दोनों के दोनों मिल गए, यानी दोनों मिल गए यानी कंप्लीटली टूट गया। तो इस हिसाब से तो इसे स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन ये किस में कैटेगराइज है, ये है आपके वीक एसिड में कैटेगराइज, क्योंकि ये चला गया किस में, एक्सेप्शन में। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एक और है हमारे पास साइनाइड, या कह लें हाइड्रोसाइनाइड। हाइड्रोसाइनाइड HCN, इसे आप पानी की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे जैसे आपने इसको किया था, तो ये देगा आपका H+ और Cn-। तो यहां पर भी एक H था और एक H पूरी तरीके से मिल गया। तो इनका अगर कॉन्सेप्चुअल वाइज या आयनाइजेशन वाइज अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है, ये वीक एसिड, क्योंकि इनका कोरोसिव नेचर उतना ज्यादा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मैं पहले ही दिन बता चुका था, जब मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि जितने भी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं यानी कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। तो फिर इसकी तरफ नजर डालूं तो कार्बोनिक एसिड कार्बन कंटेनिंग है, और हाइड्रोजन साइनाइड ये वाला एसिड जो है HCl, ये भी कार्बन कंटेनिंग है, यानी ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है समहाउ। इसीलिए ये वाले किस में कैटेगराइज किए जाएंगे, आपके वीक एसिड में कैटेगराइज किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो ये तो मेरी समझ में आ गया कि अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या है। अरहेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जो भी एसिड जो भी चीज आपका टूटने के बाद H+ देगी वो एसिड होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कहता है कि जो पूरी तरह टूट के सारे H+ देगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और जो अपने कंपाउंड में से सिर्फ कुछ H+ निकालेगी वो आपकी वीक एसिड होगी। तो ये एसिड हो गए आपके यहां पर खत्म। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं कि कौन सा एसिड, हमारे सिलेबस में सवाल आ जाता है कि कौन सा एसिड किस जगह पर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात करूंगा, सबसे ज्यादा सवाल आता है फॉर्मिक एसिड से, यही जो बात कर रहा था मैं यहां पर, HCOOH फॉर्मिक एसिड। ये प्रेजेंट होता है आंट स्टिंग में। आंट स्टिंग में यानी जब चींटी काटती है तो उसके बाद जो हमें जलन महसूस होती है वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में वो चींटी क्या रिलीज करती है, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट है मेरे पास टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड अमूमन किसमें, बहुत ज्यादा खट्टी चीजों में होता है, जैसे इमली, टैमाराइंड, ठीक है, और ग्रेप्स और एप्पल्स। इनमें कौन सा प्रेजेंट रहेगा मेरा, इनमें प्रेजेंट रहेगा टार्ट्रिक एसिड। इसी तरीके से बात करूं तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो अमूमन दही और दूध में प्रेजेंट रहता है, यानी किसमें प्रेजेंट रहेगा, ये मिल्क में और कर्ड में। ठीक है, इसी तरीके से बात करूं स्टीयरिक एसिड, ये जब चैप्टर नंबर 4 आप पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड, वहां ये बहुत यूज होगा। स्टीयरिक एसिड ये कहां प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है ज्यादातर फैट में,
जो चर्बी वाला हिस्सा होता है, फैट वाला हिस्सा होता है, उनमें ये वाला एसिड प्रेजेंट रहता है। इसी तरीके से बात करूं अमाइनो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे 12th क्लास में, तो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर में पूरा अमाइनो एसिड ही है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपके अमाइनो एसिड्स, और इन अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन में। ओके, इसी तरीके से अगर बात करूं तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ज्यादातर सिट्रस फूड में होते हैं। सिट्रस फूड मतलब कि जैसे ऑरेंज, मौसमी और आपका नींबू वगैरह, इन सब चीज में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे किस में प्रेजेंट रहते हैं, आपके ऑरेंज और लेमन, इन सब चीजों में जितने भी सिट्रस हैं, इनमें आपका क्या रहता है, आपका सिट्रिक एसिड रहता है। ठीक, तो ये आपके कुछ इसी तरीके से एक होता है, मैंने बताया था वहां एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका प्रेजेंट रहता है किसमें, विनेगर में। नाम सुना होगा आपने, सिरका विनेगर में रहता है, और बहुत सारे दूसरे फूड प्रिजर्वेटिव भी इससे बनाए जाते हैं। तो ये आपके टार्ट्रिक एसिड कौन से कहां रहते हैं और कौन से कहां प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर एग्जांपल की बात करूं तो HCl बहुत सारी जगह टैनिंग में काम आता है। टैनिंग मतलब के जो ये लेदर वगैरह तैयार होती है, यहां पर काम आता है। बहुत सारी दवाइयां बनाने में काम आता है HCl। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड डाइज बनाने में काम आता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में काम आता है, दवाइयां बनाने में काम आता है, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, बैटरीज बनाने में काम आता है, एक्सप्लोसिव बनाने में काम आता है। ये इतनी ज्यादा जगह बनाने में काम आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को, ये जो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड इतनी ज्यादा जगह बनाने में काम आता है कि इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, तो आप कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। और पूछा जाएगा क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि ये बहुत सारी वास्ट फील्ड में यूज होता है केमिस्ट्री की, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। इसी तरीके से अगर बात करूं नाइट्रिक एसिड की, दूसरा इंपॉर्टेंट है मेरे पास, तो नाइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा जो जरूरी आपसे पूछा जाएगा कि बता दीजिए एक बहुत अहम यूज बता दीजिए नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर में भी यूज होता है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट यूज है क्योंकि वहां नाइट्रोजन कंटेनिंग है ये। और दूसरा सबसे ज्यादा यूज होता है ये TNT बनाने में, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जिससे बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, यानी जिससे एक्सप्लोसिव बनाया जाता है, तो वहां पर ये यूज होता है। कौन सा वाला, नाइट्रिक एसिड, किसमें, TNT बनाने में। तो अगर बात करूं यहां पर, तो ये क्या है मेरा HNO3, नाइट्रिक एसिड किसमें यूज होता है, TNT बनाने में। कल को आपसे वो पूछ ले फुल फॉर्म बता दीजिए TNT की, तो क्या होती है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और किससे बनता है, ये नाइट्रिक एसिड से बनता है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड बना दीजिए, किसमें यूज होता है, तो आप बता देंगे ये बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव और विनेगर बनाने में यूज होता है। तो ये था सारा आपका एसिड से रिलेटेड। चलिए आगे बात करते हैं किससे, बेस के बारे में। तो बेसिस के बारे में पढ़ते हैं आगे से। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, बेसिस के बारे में। तो बेसिस में सबसे पहले मैं पढ़ूंगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही हम निकालने की कोशिश करेंगे इसकी डेफिनेशन को। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो बेसिस की 4 मेन बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड की पढ़ी थी। तो सबसे पहले क्या है, इनके टेस्ट से रिलेटेड। तो हम लिखेंगे कि बेसिस के बारे में अगर लिखें तो हम लिखेंगे दे आर बिटर इन टेस्ट। ये कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। ठीक, दूसरी अगर हम इनके बारे में बात लिखें तो दूसरी बात ये है कि लिटमस एक्शन जो होता है इनका, वो ये होता है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देते हैं। तो हम लिखेंगे दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, सॉरी रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने कोई बेस लिया बीकर में, रेड लिटमस उठाया, रेड कलर का लिक्विड होता है, जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उस बेस में डालेंगे तो ऊपर से गिरेगा रेड, लेकिन अंदर जो ड्रॉप जाएगी वो जाते ही ब्लू हो जाएगी। तो किस में कन्वर्ट कर देता है ये, रेड लिटमस को ब्लू में। तीसरी बात करते हैं हम इनकी कंडक्टिविटी से रिलेटेड। तो जैसे हमने कहा था कि एसिड के सॉल्यूशन, देखिए फिर से गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, एसिड के सॉल्यूशन जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते थे, इसी तरीके से बेस के सॉल्यूशन भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
इन देयर सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो थोड़ी सी इनकी एक नया प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी आप इन्हें टच करेंगे तो आपको स्लिपरी फील आएगा, यानी सोपी फील आएगा। जब आप इनको टच करेंगे तो स्लिपी स्लिपी स्मूथ स्मूथ सा, जैसे साबुन टच करते हैं स्लिपी आता है, इस तरीके से टच आएगा। तो इनकी लास्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव सोपी टच। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और स्लिपरी, स्लिपरी टच। तो ये हो गई आपकी बेसिस की 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जब कभी भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप इन 4 प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज उठा के उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे डिफाइन बेसिस या मुझसे पूछे व्हाट आर बेसिस, तो मैं कहूंगा दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are bitter in taste and they can turn red litmus to blue litmus। ये मेरी डेफिनेशन हो जाएगी कि ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कड़वे होते हैं जायके में और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और खास बात अगर लिखना चाहूं तो मैं इनकी सोपी टच वाली बात भी इसमें लिख सकता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास किसकी, बेसिस की। तो मैंने बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर ली, अब बात करता हूं इंपॉर्टेंट बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ये है कि आप जब कभी भी बेसिस को मेटल से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करता, अमूमन जो ये रिएक्ट करता है वो किससे करता है, हैवी मेटल से रिएक्ट करता है। तो जब कभी भी आप बेसिस को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो ये देते हैं आपको मेटालिक सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट, और साथ में देंगे आपको हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके एसिड दे रहे थे। याद है आपको, एसिड को जब हम मेटल से रिएक्ट कराते थे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। तो जैसे मैं यहां पर बात करूं, मेरे पास है ये NaOH का सॉल्यूशन, इसको मैंने इसके अंदर मैंने डिप कर दिए मान लीजिए जिंक ग्रेन्यूल। तो जैसे ही मैं जिंक ग्रेन्यूल यूज करूंगा तो इसमें पीपीटी बनना शुरू हो जाएगी, जो कि किसकी होगी, Na2ZnO2 की, सोडियम जिंकेट, ये कहलाएगा आपका सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट का नाम याद रखिएगा, वो आपसे कह देगा कि बता दीजिए वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जब कभी भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जिंक ग्रेन्यूल डाल देते हैं। तो ये आपके बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस कंपोनेंट का नाम लिख दीजिए, उस सॉल्ट का नाम लिख दीजिए, उस पीपीटी का नाम लिख दीजिए जो जिंक ग्रेन्यूल्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप करने के बाद बनकर आती है। तो उसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। और साथ में किस चीज के बबल प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन गैस के, यानी H2 के, डाई हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें तो और भी हमारे हैवी मेटल्स यानी कॉपर और कैल्शियम वगैरह से भी ये रिएक्ट कर सकता है। दूसरी इसकी खास प्रॉपर्टी की बात करें तो जब कभी भी आप बेसिस को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा आपका सॉल्ट, जनरल सॉल्ट, और साथ में बनाएगा ये वाटर। क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसे करके देखें, ये है हमारे पास NaOH, ये है हमारे पास HCl, और ये बनकर आ गया सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl, और क्या बना, वाटर। ठीक है, इसी तरीके से और देख ले, ये है हमारे पास KOH, इसकी हमने रिएक्शन कराई किससे, H2SO4 से, तो बनकर आ जाएगा हमारे पास K2SO4, और साथ में बनेगा 2H2O यानी वाटर। ठीक है, ये कुछ इसके आपके एग्जांपल हैं। और भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप किससे, HCl से, तो ये बनकर आएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में बनेगा आपका वाटर। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि जब कभी भी आप बेसिस को एसिड से साथ ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। जब कभी भी आप बेसिस को मेटल्स, मेटल में भी सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करता, हैवी मेटल से रिएक्ट करता है, ये बात याद रखिएगा, एक्सेप्शन केस है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटालिक सॉल्ट और डाई हाइड्रोजन। ठीक है,
तो दो बातें आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आप बेसिस में मेटल डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, वहां हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस होंगे। या आपसे पूछ ले किस चीज के बबल निकल रहे हैं, तो आप कहेंगे डाइहाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस के बबल निकल रहे हैं। इसी तरीके से एसिड बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, जब कभी भी बेसिस को आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कोई ऐसा कोई बहुत खतरनाक वर्ड नहीं आ गया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एक एटम नॉन मेटल होगा और वो हमेशा O के साथ जुड़ा होगा। अब वो O के साथ जुड़ा हो सकता है, O2 के साथ जुड़ा हो सकता है और O3 के साथ जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब कभी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो ये बनाएगा आपका वही नॉर्मल सॉल्ट और वाटर। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये है मेरे पास, जैसे मान लीजिए NaOH, इसका मैंने ट्रीटमेंट कराया नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल हो गया C कार्बन और इसकी ऑक्साइड होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और बनकर आ जाएगा यहां पर Na2CO3। ये दो मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए ले लेते हैं और साथ में क्या बनेगा, H2O वाटर। ठीक है, इसी तरीके से एक और ले सकते हैं हम, ये क्या है हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी हमने रिएक्शन कराई किससे, CO2 से, और क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया हमारे पास CaCO3 और साथ में क्या बना, वाटर। इसका नाम है लाइम वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम, लाइम वाटर। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि लाइम वाटर को जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते हैं तो एक मिल्की व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस होती है, उस मिल्की व्हाइट पीपीटी का नाम बता दीजिए। तो वो मिल्की व्हाइट पीपीटी कौन सी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कभी भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराएंगे यानी लाइम वाटर को CO2 से पास कराएंगे तो एक व्हाइट मिल्की मलाई जैसी मिल्की पीपीटी बनेगी और साथ में वाटर बनेगा, और इसी मिल्की पीपीटी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है। आ गया समझ में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने यही सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने ट्रीट कराया किससे, इस बार एक और नॉन मेटल ऑक्साइड, इस बार CO2 नहीं, इस बार एक नॉन मेटल लिया सल्फर और दूसरा ले लिया O2 यानी SO2। तो क्या बनकर आएगा, देखिए जबरदस्त चीज, कैसे पता लगाएंगे क्या बनकर आएगा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने जब ट्रीट कराया तो कार्बोनेट बना, CO3 वाला बना। जब SO2 को कराएंगे तो कौन सा वाला बनेगा, SO3 वाला बनेगा। तो इसके दो मॉलिक्यूल तो बनकर क्या आएगा, Na2SO3। ये बनकर आएगा आपका सोडियम सल्फाइड। क्या बनकर आएगा आपका, सोडियम सल्फाइड। आप भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूला। मैं क्या नहीं भूला, मैंने पढ़ा था कि जब सल्फाइड को एसिड से ट्रीट करते थे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती थी। अब अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर समझने के लिए, ये क्या है, वाटर H2O, बड़ा जबरदस्त चीज है, देखिए बेसिक चीज है। ये क्या है, H2O। H2O का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस आइन। अगर इसे मैं तोड़ दूं, आयनाइज कर दूं H2O को, तो ये क्या है, H प्लस, एंड दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H प्लस आइन आर कॉल्ड एसिड। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का वाटर, एसिड हो गया, एक तरीके का एसिड, बहुत वीक एसिड हो गया लेकिन हुआ तो एसिड। अब ये किससे ट्रीट कर रहा है, सोडियम सल्फाइड से। किससे, सल्फाइड से। और मैंने कहा था जब कभी भी एसिड सल्फाइड से ट्रीट किए जाते हैं तो वो क्या देते हैं, वो देते थे सॉल्ट और सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेसिस में मैंने इस डायरेक्शन में पढ़ ली रिएक्शन और एसिड में मैं इस डायरेक्शन में पढ़कर आया हूं रिएक्शन। तो देखिए कितना सिंपल था, कुछ भी था करने को, एक के बारे में पढ़ लीजिए, दूसरों के बारे में आप खुद ब खुद पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसी तरीके से आगे बात करते हैं एक और बेसिस की अगली प्रॉपर्टी के बारे में। तो चौथी प्रॉपर्टी हैवी मेटल बेसिस के बारे में, क्या कि जब कभी भी आप बेसिस को ट्रीट कराएंगे हैवी मेटल सॉल्ट से, हैवी मेटल सॉल्ट से, तो ये क्या देते हैं आपको, ये देते हैं आपको मेटेलिक सॉल्ट यानी कि सॉल्ट, और बेसिस को ट्रीट कराया था हैवी मेटल सॉल्ट से। तो अब जो बनकर आएगा वो बनकर आएगा सॉल्ट, और इस बार हैवी मेटल बेसिस बनकर आएंगे, हैवी मेटल बेसिस बनकर आएंगे, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे बात करूं कोई भी नॉर्मल बेस, क्या लिया हमने लिया NaOH, इसका ट्रीटमेंट कराया हैवी मेटल सॉल्ट से। हैवी मेटल सॉल्ट मतलब के ZnSO4 से।
तो बनकर क्या आया, ये बनकर आया इस बार Na2SO4, बैलेंस कर लेता हूं, ठीक, और साथ में क्या बनकर आ जाएगा इस बार ZnOH का होल ट्वाइस। तो SO4 तो सॉल्ट यहां पर है जो शो कर रहा है, यहां पर सॉल्ट की तरह शो कर रहा है, सॉल्ट कंटेंट शो कर रहा है। और हैवी मेटल क्या है, जिंक। बेस कितना है, किसका है, Na का, और बेस OH लगे हुए वाले। तो जब कभी भी आप रिएक्शन कराएंगे तो Zn के साथ तो OH आ जाएगा यहां पर, और ये जो सॉल्ट कंटेन है ये इस बार लीस्ट मेटल का हो जाएगा, सॉरी हाई रिएक्टिव मेटल का हो जाएगा, यानी कि हल्के मेटल का हो जाएगा, और किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो इस बार क्या हुआ है, सिर्फ इंटरचेंज हुआ है, मेटल्स का इंटरचेंज हुआ है। इसी तरीके से अगर बात करें तो KOH, आप इसका ट्रीटमेंट किससे करा दीजिए, कॉपर सल्फेट से करा दीजिए। तो NaOH बन गया Na2SO4, तो KOH बन जाएगा क्या, K2SO4, बैलेंस कर देता हूं तो, और साथ में क्या बनेगा, उस बार बना था ZnOH का होल ट्वाइस, इस बार बनेगा CuSO4 का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। अब ये ध्यान में रखिए, देखिए मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं ये 2 और 3 क्या कर रहा हूं। जिन बच्चों को पता, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता ये बेसिक उनको यहां समझा देता हूं। देखिए SO4 होता है 2- और Na या K ये है सिंगल प्लस। तो जब कभी भी मुझे इससे जोड़ना होगा तो ये 2- है ना, यानी माइनस माइनस है, तो इस 2- के लिए मुझे 2 ही जोड़ने पड़ेंगे, इसीलिए मैं लिखता हूं Na2 ताकि ये बैलेंस हो जाए। इसीलिए मैंने यहां पर देखा कि ये खाली मेरे पास क्या है, SO4 से बनकर आएगा, तो यहां 2 सोडियम की जरूरत है, मैंने लिखा Na2। जब यहां Na2 होगा तो मैंने यहां पर भी 2 लगा दिया। इसी तरीके से मैंने यहां पर K के साथ किया है। अच्छा, दूसरा है OH के साथ। अब Zn देखूं तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो होती है Zn की 2+, कॉपर की भी कितनी होती है 2+, और हमारे पास जो निकल कर आया बेचारा OH उसकी होती है माइनस। तो यहां प्लस के कितने 2 और माइनस का कितना है 1, इसीलिए इसको इसके साथ जोड़ने के लिए मैं 2 OH लगा रहा हूं, इसलिए फॉर्मूला निकल कर आ रहा है 2H वाला। सही है, आ गया समझ में। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, बेसिस की, जो हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, बेसिस के अरेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे हमने एसिड्स का अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसी तरीके से हम बेसिस के अरेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं किसकी, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस की। तो चलिए बात करते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस की। जिस तरीके से एसिड्स के बारे में कहा था अरेनियस के, कि जब कभी भी आप एसिड को वाटर के अंदर आयनाइज करेंगे या उसके सॉल्यूशन में उसको ब्रेक करेंगे, डिसोशिएट करेंगे, तो वो H+ देता है। इसी तरीके से जब कभी भी आप बेस को वाटर के साथ आयनाइज करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो देता है आपका मेटल आयन, और साथ में देता है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देगा आपको ये, हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस फॉर्म में, यानी NaOH। इसको जब कभी भी आप पानी के साथ तोड़ेंगे तो ये देगा आपको Na, सोडियम मेटल है तो Na+ का आयन पानी के अंदर डिसॉल्व यानी एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन पानी के अंदर डिसॉल्व। ठीक है, अब कौन सा कंप्लीटली टूट जाएगा और कौन सा छोटे एक्सटेंट तक टूटेगा, यानी ज्यादा नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत टूटेगा। इसी बेसिस पे हम इसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला है हमारे पास क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा है हमारे पास क्या, वीक बेस या वीक बेसिस। ठीक है, ये वो होंगे जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ये वो हैं जो आयनाइज्ड होंगे लेकिन थोड़े बहुत, यानी आयनाइज्ड टू स्मॉलर एक्सटेंट। ठीक है, इसमें वो वाली ट्रिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, इसीलिए आपको इसे याद रखना पड़ेगा। कौन सी वाली ट्रिक कि सारे OH दे देगा और थोड़े बहुत OH दे देगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करूं तो कुछ मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं, याद रखिएगा। अमूमन स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल्स के होते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि देखिए हाई रिएक्टिव मेटल जैसे कि NaOH। ठीक है, इसी तरीके से कौन सा, KOH कैसे टूटेगा, Na+OH-, K+OH-। ठीक है, इसी तरीके से क्या, लिथियम वाला LiOH, लिथियम+OH-। ये कुछ स्ट्रॉन्ग
बेसिस हैं। वीक बेसिस में आपके कौन से चले आते हैं, थोड़ा सा हैवी मेटल वाले, जैसे ZnOH का होल ट्वाइस, ये वीक बेस हो गया। Zn2+ और 2 OH-। इसी तरीके से मैग्नीशियम वाला MgOH का होल ट्वाइस, तो क्या हो गया Mg2+ और OH का माइनस, 2 OH के माइनस। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर देखने को मिलेगा क्या, अमोनियम वाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो कौन सा होगा ये आपका NH4+, यानी अमोनियम आयन देगा और क्या देगा, एक OH- का देगा। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीक बेस है, बाकी ये दूसरी वीक बेसिस के एग्जांपल और ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल। तो ये बात यहां पर हो जाती है खत्म, किसके बारे में, बेसिस के बारे में। बेसिस से रिलेटेड आपको एक और चीज मैं बता दूं, जैसे कि मैंने अभी पिछली एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो केमिकल प्रॉपर्टी थी मेरी, वो मेरी केमिकल प्रॉपर्टी थी कि बेसिस जब कभी भी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये देता है आपका सॉल्ट और देता है वाटर। इसी तरीके से मैंने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर 3 या 2 जो थी कि बेसिस जब कभी भी एसिड के साथ मिलता है तो ये भी देता है सॉल्ट और वाटर। इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो एक्चुअल में नेचर में कैसी होती हैं, एसिडिक। तो आज से याद रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है नेचर में, तो फिर बेसिक कौन सी वाली हो गई, बेसिक हो गई फिर आपकी मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जो होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी नेचर में, बेसिक। एग्जांपल कॉपर वाली कॉपर ऑक्साइड, जिंक वाली जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सारी की सारी क्या हो गई आपकी, ये सब आपकी हो गई एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो याद रहेगा। तो यहां पर ये बात खत्म करते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर से बचे हुए पोर्शन की, जो कि होगा हमारा पहले पीएच, यानी कैसे बताएंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा न्यूट्रल है, किस बेसिस पे, डिसोसिएशन के बेसिस पे, और फिर बात करेंगे हम किसकी, सॉल्ट की। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, रेड फॉक्स क्लासेस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, उन तक ये बात पहुंचाइए जिन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही और जो उसके जरूरतमंद है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।